छात्रों, आपका स्वागत है दीक्षांत एडुटेक में। आपके लिए अभी लाए हैं हिंदी स्पर्श से कक्षा 9 के लिए पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो यात्रा बचेंद्री पाल का है। बचेंद्री पाल शिखर यात्रा पर जब गई थी, भारत की प्रथम महिला शिखर विजेता होने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। जैसा कि आप सभी को पार्ट 1 में मैंने बताया था कि यह पाठ बड़ा है, चूँकि पल पल की जानकारी, पल पल की खबर उन्होंने अपने शिखर यात्रा की दी है और इस वजह से यह पाठ बड़ा हो गया है, बड़ा है पाठ। और बेहतर जानने के लिए भी मैंने इसे 4 पार्ट में किया है। इसमें यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को मैं रिकेप कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनेंगे आप कि बचेंद्री पाल का जन्म 1954 में हुआ, अर्थात आज़ादी के 7 साल के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। एक आज़ाद भारत में आज़ाद बेटी जन्म ली और इतनी आज़ाद कि भारत की प्रथम महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ उसे, जो शिखर की यात्रा पर विजय प्राप्त की। यात्रा आरंभ होती है। बचेंद्री पाल ने इस पाठ में अपने पल पल की जानकारी को अपने लेखनी से लेखबद्ध किया है। यह जानकारी देती है कि 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए 7 मार्च 1984 को, अर्थात यह शिखर पर विजय प्राप्त करती है बचेंद्री पाल 24 मई को 1984 को विजय प्राप्त करती है, जबकि इसका जन्म 24 मई को इसका जन्म हुआ है और 23 मई को यह शिखर विजय प्राप्त करती है। शिखर विजय पर यह जब पहुंचती है, शिखर विजय प्राप्त करती है जब, तो उस समय इसकी उम्र, बचेंद्री पाल की उम्र 30 वर्ष की है। यह 30 वर्ष की उम्र में विजय हासिल करती है। सर्वप्रथम जब इस अभियान दल को बनाया गया है तो इस अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर हैं और उपनेता प्रेमचंद हैं। उपनेता प्रेमचंद एक अग्रिम दल लेकर के इस अभियान दल से पहले निकल जाते हैं शिखर पर, और यह जो अभियान दल है, यह अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से रवाना होती है काठमांडू के लिए थ्रू एरोप्लेन, वायुयान के द्वारा। जब काठमांडू ये लोग पहुंचते हैं तो काठमांडू में नमचे बाजार पहुंचते हैं। नमचे बाजार वो स्थान है जहां से हिमालय की प्रथम शिखर चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची शिखर चोटी बचेंद्री पाल पहली बार देखती है। और पहली बार जब देखती है तो उन्हें वहाँ पर कई तरह की बातों की जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसे कि सर्वप्रथम यह जानकारी प्राप्त होती है कि नमचे बाजार ही वह स्थान है जहाँ से शेरपा कुली मिलते हैं। शेरपा कुली कौन? तो वो जो अभियान दल के अंतर्गत रास्ते की सफाई, रस्सियों को रखना, सीढ़ियों को बनाना, पुल को बनाना इत्यादि कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं, वह नमचे बाजार के आसपास के ही होते हैं। शेरपा कुली स्थानीय ही होते हैं, क्योंकि उनका दिन रात का यही काम होता है। वह पहाड़ों को जानते हैं, वहाँ के मौसम को जानते हैं, मौसम के मिजाज को जानते हैं। दूसरी बात ये पता चलती है वहाँ पर कि जब बचेंद्री पाल देखती है एवरेस्ट की ऊंची चोटी को, तो वहाँ एवरेस्ट की ऊंची चोटी को वहाँ के स्थानीय लोग नेपालियों द्वारा उस चोटी को, सबसे ऊंची चोटी को सागर माथा कहा जाता है और यह नाम बचेंद्री पाल को बेहद पसंद आता है। सागर माथा, जो सागर का माथा हो। तीसरी बात यह पता चलती है कि जब वह बचेंद्री पाल देखती है कि बहुत बड़ा फूल दिखाई दे रहा है, बर्फ का फूल था वो, प्लूम बर्फ का, उसके बारे में उन्हें यह पता चलता है कि जब हवाएं
ठंडी हवाएं पहाड़ों के ऊपर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है या उससे अधिक प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तब यह प्लूम या यह फूल निर्माणित होता है। यह फूल जब निर्माणित होता है तो यह फूल 10 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी में फैला हुआ रहता है। अब जब आगे ये लोग बढ़ते हैं तो पेरिस पहुंचते हैं। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचता है। पेरिस में अग्रिम दल के नेता उपनेता प्रेमचंद अपने अग्रिम दल को छोड़ करके ऊपर वापस आते हैं पेरिस में, और 26 मार्च को ही वो पेरिस पहुंच करके उन्हें जानकारी देते हैं। जानकारी एक दुखद जानकारी होती है कि बर्फ के रास्तों में बर्फ को वहाँ पहाड़ पर चढ़ने वाले रास्ते में कैंप बनाते के क्रम में एक शेरपा कुली की मौत हो गई है और 4 घायल हैं। यह दुखद खबर झकझोर देती है, सबके मन को भयभीत कर देती है, रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि यह शेरपा कुली जो वहाँ के स्थानीय हैं, जो पहाड़ों के बारे में जानने वाले हैं, उनकी मौत हुई है। अब उसके आगे लेकिन बचेंद्री पाल इन घटनाओं से दुर्घटनाओं से भयभीत नहीं होती, क्योंकि इनका लक्ष्य है शिखर तक पहुंचना। इसलिए हिम्मत करके वह यहाँ से डरती नहीं है बल्कि आगे बढ़ना चाहती है। अब आगे की घटनाओं को हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। बेस कैंप, और हाँ, प्रेमचंद्र जी ने जानकारी दी है कि हिमस्खलन हुआ था, और हिमस्खलन जहाँ से हुआ था जिसके वजह से शेरपा कुली की मौत हुई थी, उससे 6000 मीटर ऊपर कैंप बनाया गया है, जो फर्स्ट कैंप है, प्रथम कैंप है, पहला कैंप बना था इस दल के लिए, इस पर्वतारोही दल के लिए। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। अभी बेस कैंप में पहुंचे नहीं थे, तब तक एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। रसोई सहायक, वह भी उस अभियान दल के लिए जो भोजन वगैरह बनाने का कार्य करते थे, वह उसमें से अनुकूल वातावरण न होने के कारण, अर्थात हो सकता है उन्हें ठंड लग गई है और उनकी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, अर्थात मौसम वहाँ पर बिगड़ा हुआ था। बर्फ की नदी अर्थात ग्लेशियर बह रही थी, बर्फ का प्लूम बना हुआ था, 150 किलोमीटर से भी अधिक रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही थी। उसमें सहज भाव से स्टेबल कर पाना, सहज भाव से वहाँ एक जगह स्थित हो पाना मुश्किल था। वैसी स्थिति में सफ़र अभी भी जारी थी। किसकी सफ़र? एक इतिहास की सफ़र, एक दुर्गम स्थल की सफ़र, एक विजय हासिल करने की सफ़र। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। कहती है बचेंद्री पाल की देखी थी इसके पहले भी एवरेस्ट के शिखर को, लेकिन दूर से देखी थी, नज़दीक से नहीं। एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोहेत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। यह स्थान के नाम है एवरेस्ट, लोहेत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी। ये पर्वत हैं एवरेस्ट, लोहेत्से और नुत्से, अर्थात एवरेस्ट पर्वत के आसपास वाले पर्वतों का नाम है लोहेत्से और नुत्से, और इन तीनों के बीच में टेढ़ी मेढ़ी ग्लेशियर बर्फ की नदी बह रही थी। उन नदियों को देख करके वह भौचक्की अर्थात आश्चर्यचकित रह गई कि भला
यह किस तरीके से बह रही है। छात्रों, नदियाँ तो नदियाँ हैं, जल तो जल है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी के जैसा। और निसंदेह यह पानी रंग रूप से तो सबसे अलग और विलग होता ही है। गुणों के आधार पर ही भी इसे रास्ता किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि यह अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। यह टेढ़ी मेरी नदी को निहारती रह गई, इसमें कोई आश्चर्य की बड़ी बात नहीं थी। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों को अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात किसको कहते हैं? तो देखिए किस तरह से यह लेखनी से क्रमबद्ध तरीके से लिखी है कि हिमपात, और उसका डिफिनीशन, उसकी परिभाषा भी दे रही है। अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। जब बर्फ व्यवस्थित ढंग से, माने एक के बाद एक ही जगह एक ही स्थान पर गिरे, तो वह हिमपात नहीं भी हो सकता है, वो तो डुगर के इधर उधर चल जाएगा। हिमपात यानी हिम का एक ही स्थान पर पड़ना, व्यवस्थित ढंग से जब कहीं से भी गिर रहा है, वहाँ एक के बाद एक ताबड़तोड़, पता नहीं कब कहाँ से कौन सा हिम का एक खंड आके गिरे, वह अव्यवस्थित हुआ और उसे ही हिमपात कहते हैं। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहाने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में अक्सर क्या होती है? हलचल हो जाती है। ग्लेशियर कौन? जो बर्फ पिघल जाते हैं। बर्फ कब पिघलते हैं? जी हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर तापमान से अधिक उन्हें मिलेगा तो पिघलने लगेंगे। अर्थात ये कब पिघलते हैं? तो जब हिमपात होता है, गिरते हैं, और जब कोई भी वस्तु किसी वस्तु पर गिरता है तो एक घर्षण स्थापित होता है, एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा से बर्फ पिघलने लगता है, और इतना पिघलता है कि नदियाँ जैसी बहने लगता है। वही ग्लेशियर कहलाता है। यह ग्लेशियर अक्सर ही देखे जाते हैं पहाड़ों में, लेकिन एक जगह नहीं देखे जाते, अलग अलग स्थानों पर देखे जाते हैं, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के तापमान बदलते रहते हैं वहाँ के। और कभी यहाँ बहता हुआ ग्लेशियर जम के बर्फ बन गया तो रास्ता साफ है, कभी यहाँ ग्लेशियर बर्फ पिघल के नदियाँ बहने लगी तो रास्ता बंद हो गया। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, और वो भी घंटे 2 घंटे, दिन 4 दिन नहीं, बल्कि पल पल बदलती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमबदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। डर की तो स्थिति थी ही अभियान दल में अक्सर ही ऐसे घटनाएं हो रही थी कि सिरपाकुली एक मरा था, उसके बाद दूसरे की भी मृत्यु की खबर मिली। अब यहाँ पर बर्फ अव्यवस्थित रूप से जब गिरता है कहीं एक ही जगह तो उसे हिमपात कहते हैं। ऐसी स्थितियों में ऐसी स्थितियां बदल रही थी वहाँ पर, पल पल दर पल की डर का एक माहौल था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भय से आक्रांत हमारे अभियान दल के सदस्यों का मन नहीं था। निसंदेह सबके मन में एक अघोषित भय उत्पन्न था। सीधे इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। माने ये घोषणा थी कि प्राय 1 दर्जन यानी 12 लोगों को यह हतोत्साहित कर सकता है, मौत के मुंह में लेके जा सकता है।
या फिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करते हुए घायल कर सकता है। यानी क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था, कठिन था, लेकिन इतना तय जरूर था कि कुछ न कुछ तो जरूर होने वाला है और निसंदेह वह जो होगा वह बुरा ही अधिकाधिक चांस था होने का। आइए आगे देखते हैं। देखिए, कैंप जो बेस कैंप बना था वह इसी तरह का बेस कैंप बनता है। पहाड़ों के ऊपर जब आरोही जाते हैं पहाड़ों के ऊपर तो बेस कैंप इस तरह से बनता है। यहाँ एक पर्दा होता है जिसे बंद कर दिया जाता है। इसमें आरोही विश्राम करते हैं तथा अपने ज़रूरत के सामान को रखते हैं और अपना निकल के अगर घूमना फिरना भी हो सकता है। ये एक सुरक्षित स्थान पर ही बनाने की अग्रिम दल की कोशिश होगी, लेकिन रास्तों का क्या करेंगे? रास्ते में बर्फ का अगर ग्लेशियर बह रहा हो तो वह तो चूंकि पल पल बदलता है, उसमें किसी का कुछ करने लायक नहीं रहता सिवाय प्राकृतिक के। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं। दूसरे दिन यानी 26 मार्च के बाद अगले दिन क्या होता है कि नए आने वाले अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए था। जो भी वस्तुएं थी खान पान के लिए, चूंकि पूरा एक दल था तो उसके जो भी सामान थे, वस्तुएं थी, उन सबको कहाँ तक लेके गए? तो हिमपात के आधे रास्ते तक, जहाँ हिमपात हो रहा था। यानी 6000 मीटर ऊपर इनका कैंप बना हुआ था और नीचे हिमपात हुआ था, ऊपर भी हिमपात हो रहा था, ग्लेशियर चल रहे थे। आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना। डॉक्टर मीनू मेहता, एक नया नाम आया। डॉक्टर मीनू मेहता कौन थी? तो डॉक्टर मीनू मेहता एक इंजीनियर कहें, डॉक्टर कहें, अर्थात वह एक ऐसे बुद्धिजीवी थी जो इस अभियान दल के साथ थी। एक ऐसी बुद्धिजीवी जो इस अभियान दल को अपने मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए, अपने मार्ग पर अग्रसर होने के लिए इनका मार्गदर्शन करने के साथ साथ इन्हें उस मार्ग को कैसे पार किया जाए इसकी युक्तियां बता रही थी। उन्होंने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, अर्थात फोल्डिंग सीढ़ी थे, उनसे अस्थायी सीढ़ियों से पुलों को बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, जैसे बर्फ पर चढ़ने में छात्रों ऐसा होता है कि कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, वहाँ पर अगर पाँव जाए आदमी का तो आदमी सीधे नीचे धंस जाता है, और धंस जाता है तो फिर उसे निकाल पाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह गहराई में चला जाता है। अगर उसके हाथ पांव भी नीचे अंदर चले गए तो वह तय है कि मृत्यु को प्राप्त होता है। वैसे स्थानों पर तुरंत एल्युमिनियम का सीढ़ी फेंके और फेंकने के बाद एक पुलिया बना, उस पर चढ़ के हम पार हो गए, खतरे से बाहर हो जाते हैं। ये सब तकनीक बता रही थी उन्हें मीनू मेहता। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आधी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग वर्क्स, तकनीकों के बारे में कि कैसे हम रस्से को फेंक करके एंकर को फंसाएंगे और फिर चढ़ेंगे, कैसे इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग इन्हें बेस कैंप के पास आकर के मीनू मेहता दे रही थी। छात्रों, ये उसी समय का तस्वीर है जो लिया गया था जब बचेंद्री आरोहण पर थी। यह तस्वीर दर्शाता है कि ये बेस कैंप और यहाँ से आगे जाने के लिए तमाम उन सुविधाओं को मीनू मेहता एक के बाद एक सबको ट्रेनिंग दे रही थी और बता रही थी कि कैसे इससे हम उस पार जाएंगे, कैसे हम पार पाएंगे,
कैसे हम खतरे से अपने आप को बचाएंगे, अपने साथियों को बचाएंगे, और किस तरह से हम प्रकृति के इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपना विजय हासिल करेंगे। आइए आगे देखते हैं। तीसरे दिन, ये दूसरे दिन की घटना थी, बात थी। तीसरे दिन हम हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित थे। रीता गुम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। रीता गुम्बू एक नया नाम, मीनू मेहता, उसके बाद मीनू मेहता यांत्रिकी यंत्रों के बारे में इन्हें जानकारी दी। उसके बाद रीता गुम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। ये दोनों ही, रीता गुम्बू भी आरोही में टीम में शामिल थी। हमारे पास एक वाकी टॉकी था। वाकी टॉकी अर्थात संपर्क सूत्र, किसी अपने टीम के सदस्यों द्वारा एक दूसरे से संपर्क साधने में कि भाई आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आप इधर हैं, इधर हैं, उधर हैं, कोई संकट है, किसी तरह की कठिनाई असुविधा है, आपस में एक कम्युनिकेशन रखने के लिए, एक जुड़ाव रखने के लिए, एक दूसरे के सहयोग की भावना रखने के लिए ही वाकी टाकी रखा जाता है अपने पास, जो था इनके पास, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। कौन 2 महिलाएं? रीता गुम्बू और बचेंद्री पाल। कौन खुश हुआ? कर्नल खुल्लर, जो इस दल के नेता हैं। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए। ये अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा, यह तीनों भी उस दल के सदस्य हैं जो साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। कैंप 1 को हमने पढ़ा, कैंप 4 लग गया, 3 और 2 कहाँ गया? तो आगे है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कैंप लगाए जाते हैं वह कैंप, उनका नाम भी इस हिसाब से रखा जाता है जो पहाड़ों की ऊंचाई के हिसाब से होता है। पहाड़ ऊंचाई में कम दिखते हैं लेकिन चढ़ाई में अधिक लगता है, उनके रास्ते कम होते हैं, अतः वहाँ रास्तों के हिसाब से ही कैंप का निर्माण हो रहा था और कैंप का नामकरण भी हुआ था। आगे, जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तब अप्रैल में यह बेस कैंप में जब थी तो क्या हुआ था? तो तेनजिंग भारत के प्रथम पुरुष जिन्होंने विजय हासिल की थी शिखर पर। किस शिखर पर? हिमालय के एवरेस्ट शिखर पर। वह इन्हें मिलने आए थे और इनकी स्थितियों का जायजा लेने के लिए आए थे। वह अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ वहां पहुंचे थे। कहाँ? बेस कैंप। और वहां पर तेनजिंग ने यह सोचा, उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। यानी वो जब इनके मार्गदर्शक के रूप में गए जब वहाँ पे, तो उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा मन बनाया कि हमारे जो अभियान दल हैं इसके प्रत्येक सदस्य अभियान दल के और प्रत्येक शेरपा कुली से अलग अलग मिलेंगे। मैं अलग अलग मैं मिलूँगा और उनके सबके विचार अलग अलग सुनूंगा। ठीक है। और इस बात पर उन्होंने विशेष महत्व भी दिया था। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तब तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है।
लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। ऐसे ही होते हैं सीनियर। जब बचेंद्री पाल मिलती है उनसे, वो चूंकि अलग अलग मिल रहे थे सभी सदस्यों से, तो जब बचेंद्री पाल की बारी आई, बचेंद्री पाल ने मिली जब तेंजिंग नोर्गे से, तो तेंजिंग ने उन्हें कहा, तेंजिंग से कहा बचेंद्री ने कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, मैं पहली बार शिखर अभियान में आई हूँ। उन्होंने कहा हंसते हंसते कि मैं भी पहली बार ही आया हूँ। अर्थात वह शिखर की ऊंचाई पर चढ़ चुके थे, इस बार भी आए थे, तो बोले कि मैं भी पहली बार। उनके कहने का अर्थ यह था कि पहली बार यहाँ की स्थितियाँ ही ऐसी हैं कि प्राय कोई भी आया हो तो पहली बार ही होता है। और बाद में उन्होंने बताया कि इसके पहले मैं 7 बार आया हूँ। अर्थात हर मौका पहला होता है, सफलता का हर मौका पहला ही तो होता है। छात्रों, छात्र के जीवन में हर परीक्षा पहली होती है और हर परीक्षा आम होती है, हर परीक्षा फाइनल होती है। इसमें यह न सोचें कि कोई परीक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तेंजिंग नोर्गे जैसे महान व्यक्ति का यही सोचना है कि उनका यह सफ़र भी पहला ही था। तेंजिंग हंसे और उनसे कहा था कि उनका भी पहला ही है। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। और उनका यह कथन था या फिर वरदान या फिर आशीर्वाद जो फलित हुआ बचेंद्री पाल के जीवन में। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहेत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप 4 बना, कैंप 4 में पहुंचे ये लोग, और बेस कैंप जो 4 बना था उस 4 पर में तेंजिंग नोर्गे से मुलाकात हुई इनकी। तेंजिंग साहब से मिलने के बाद से इन्हें एक एक्सपीरियंस हुआ, जब उन्होंने भी कहा कि ये मेरा भी पहला ही अभियान है, और उसके बाद उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहली ही बार में शिखर विजय कर लेना चाहिए। निसंदेह उनका आशीर्वाद फलित भी हुआ। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोहेत्से में की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लेपसांग, अब उनके नाम 10 व्यक्तियों के ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। लेपसांग, तसारिंग मेरे तंबू में थे। जो 10 व्यक्ति थे उनमें से सबके लिए अलग अलग तंबू बनाए गए थे। जो तंबू नायलॉन से बनाए गए थे, चमकदार थे और फिसलन था उस पर, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ हमेशा गिरती रहती थी। प्लास्टिक के अगर अच्छे क्वालिटी के नहीं रहते, नायलॉन के नहीं रहते, तो बर्फ़ से हो सकता था कि कोई कैंप टूट जाए और मृत्यु भी हो सकती थी किसी की। इसलिए अपने अभियान दल की सुरक्षा हेतु वहाँ बेस्ट क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के कैंप लगाए गए थे। मेरे तंबू में थे। ये लेपसांग और तसारिंग जो थे वह इसके तंबू में थे, इसके बचेंद्री पाल के। मेरे एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शेरपा, शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा, अन्य शरीर से मजबूत यानी कि एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य, ये एनडी शेरपा जो थे ये शेरपा दल के नेता थे, और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी।
कि रात में 12:30 बजे क्या आया? भूत नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं था। 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। यह सख्त चीज क्या था? और नींद खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चली जा रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। वह अपने कैंप में विश्राम कर रही थी। किस कैंप में? जब बेचंद्री थी तब उसे 12:30 बजे रात को सर पे चोट लगना महसूस हुआ। कैंप 3 में 12:30 बजे रात को वो सोई थी। उसके माथे में चोट लगा और यह चोट लगने के बाद उसे लगा कि कोई बहुत भारी ठंडी चीज उसे कुचलते हुए जा रही है। यानी उसके तंबू के ऊपर से ही नहीं बल्कि तंबू को तोड़ करके और उसके ऊपर से कोई वस्तु आर पार हो रही है, जा रही है। निसंदेह वह क्या हो सकता है? वह बर्फ का गोला है जो किसी पर्वत शिखर से लुढ़क करके और तंबुओं पर से रौंदते हुए जा रहा था। जी हाँ, इसीलिए नायलॉन के टेंट लगाए गए थे। निसंदेह अगर नायलॉन के टेंट नहीं होते तो संभवतः वहाँ पर घायल या फिर उस बर्फ से दबे लोगों को बचा पाना असंभव हो सकता था। आगे यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड माने गोला, पिंड मतलब होता है गोला। एक बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहेत से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जितनी तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य ही था कि इस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। हुआ क्या था? सभी अपने अपने कैंप में थे। रात के 12:30 बजे बर्फ का एक बड़ा सा पिंड शिखर से टूटकर और लुढ़क गया। लुढ़कने के उसके रास्ते में इनके कैंप आए और कैंप को उसे कैंप क्या और आदमी क्या, वह तो प्राकृतिक वस्तु एकदम ढलान पर ढलते चला गया। लेकिन उससे इनका कैंप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। चूंकि नायलॉन का था इसलिए सबके ऊपर से रौंदते कुचलते हुए चला गया। उन्हें चोटें आई, सबको चोटें आई थी, परंतु कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। सुबह तक अब देखिए, लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का अर्थ था मृत्यु, यानी सांस नहीं ले पा रही थी, वो दबी हुई थी। अब बर्फ तो चला गया था लेकिन वह अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। अब बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की करी जमी बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लेने में सफल हो गए। स्विस
चाकू से टेंट को काटे, अपने पहले बाहर निकले, उसके बाद अपने साथियों को बचाने में सबसे पहले दौड़ करके उन्होंने बचेंद्री को बचाने का काम किया। यह काम लोपसांग ने किया था जो उस दल में थे। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई की प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे खुद के बनाए स्ट्रक्चर पर लिटाकर नीचे लाया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। यानी ऊंचाई काफी थी, 7900 मीटर की ऊंचाई पर ऐसा अगर सुरक्षा प्रदान किया गया था, अर्थात नायलॉन के टेंट बने हुए थे और बर्फ लुढ़क कर इतनी बुरी तरह से लोगों को क्षतिग्रस्त किया था, उसके बाद सबको बचा लिया गया। अगर बचेंद्री को भी बचाने में लोपसांग को अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो हो सकता था उनकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन अब उसमें से कुछ शेरपा कुलियों का हाथ पांव टूट गया था। अपनी रक्षा या दूसरों की रक्षा करते समय में वैसी स्थिति में उन्हें अपने ही द्वारा बनाए गए स्ट्रेचर पर लाद करके उन्हें ठीक करने के लिए भेजा गया और इसे वहाँ के नेता कर्नल खुल्लर ने साहसिक कार्य कहा। छात्रों, आशा करते हैं कि दूसरे पार्ट को भी आप बेहतर ढंग से समझे होंगे और इसके आगे हम तीसरे पार्ट को भी लेके आएंगे। अभी तक जो इन ऐतिहासिक घटनाओं को आपने सुना, समझा, परखा, उसमें अगर आप अपने सामने एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठे रहते और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख रहे होते तो संभवतः एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाता। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अगली बार से ऐसा जरूर करें या फिर इसी वीडियो में कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।